नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भुवनेश्वर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 59वां सम्मेलन संपन्न। प्रधानमंत्री ने कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग का दिया मंत्र। महाराष्ट्र में तेज हुई महायुति सरकार गठन की प्रक्रिया। सतारा से ठाणे पहुंचे शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे। कहा, एकजुट हैं महायुति के सभी घटक। पीएम मोदी, अमित शाह का हर फैसला मंजूर। जबरन वसूली मामले में आम आदमी पार्टी विधायक नरेश बालियान को दिल्ली की अदालत ने 2 दिनों की रिमांड में भेजा। फिरौती और गैंगस्टर से सांठगांठ के गंभीर आरोप। प्रशासन की रोक के बावजूद संभल जाने पर अड़ा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। भाजपा ने राजनीतिक पर्यटन पर साधा निशाना। कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक आयोग ने किया घटनास्थल का दौरा। बांग्लादेश में नहीं रुक रहा हिंदुओं पर हमला। हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में विशेष प्रार्थना। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में देश भर के पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का 59वां सम्मेलन आज संपन्न हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस 3 दिवसीय बैठक में शरीक हुए। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम ने कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार और कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए स्मार्ट पुलिसिंग का मंत्र दिया। डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई के कारण उत्पन्न चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत की दोहरी एआई शक्ति अर्थात यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया को काम में लाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने डिजिटल धोखाधड़ी, साइबर अपराध और एआई प्रौद्योगिकी के कारण उत्पन्न संभावित खतरों पर चिंता व्यक्त की। पीएम ने सामाजिक और पारिवारिक संबंधों पर डीप फेक के दुष्प्रभावों का विशेष रूप से इसे रेखांकित किया। कांस्टेबलरी के कार्यभार को कम करने के लिए पीएम ने तकनीक के उपयोग का आह्वान किया। पुलिस आधुनिकीकरण पर बल देते हुए प्रधानमंत्री ने खुद को विकसित भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप ढालने को कहा। सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मंथन किया गया, जिनमें आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, साइबर अपराध, आर्थिक सुरक्षा, आव्रजन, तटीय सुरक्षा और नार्को तस्करी सहित राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को बांग्लादेश से ज्यादा संभल की चिंता है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संभल जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न पर चुप हैं। आज पाकिस्तान में अब हिंदू बचे नहीं। अगर उस समय बाबा साहेब अम्बेडकर की बात मान ली गई होती, सारे मुसलमानों को पाकिस्तान जो ज्वाइंट पाकिस्तान था और सारे हिंदू को हिंदुस्तान भेज दिया गया होता, तो आज न पाकिस्तान की चर्चा अब होती नहीं और बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा नहीं होती। आज राहुल गांधी की जुबान बांग्लादेश के हिंदुओं पर नहीं, वो 2 तारीख को कहाँ जाएंगे? संभल जाएंगे पॉलिटिकल टूरिज्म करने। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती है, प्रो इस्लाम उनको वोट दिखता है मुसलमानों के साथ, इसीलिए वो संभल जा रहे हैं। और किसी ऐसे हिंदुओं के ऊपर अगर होता है तो वहां इनकी जुबान नहीं खुलती। और उत्तराखंड के उत्तरकाशी में स्थित मस्जिद विवाद को लेकर आज एक महापंचायत आयोजित की गई। रामलीला मैदान में आयोजित इस महापंचायत में कई हिंदू संगठनों के नेता पहुंचे। महापंचायत में अवैध मस्जिदों और मज़ारों को लेकर चिंता जताई गई। हैदराबाद से पहुंचे विधायक टी राजा ने कहा कि देवभूमि में अवैध मस्जिद और मज़ार क्यों बनाई जा रही है। कई ऐसे क्षेत्र में लैंड जिहाद हो रहा है, इनलीगल रूप से मस्जिदें बन रही है, मज़ारें बन रही है। तो आज उत्तराखंड का हिंदू पूछ रहा है कि अवैध मज़ारें हमारे इस देवभूमि में क्यों? हमारे मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करते हैं कि आप सर्वे करवाइए कि कितनी इनलीगल मज़ारें बनी हुई है, कितनी इनलीगल मस्जिदें बनी हुई है।
आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान को गैंगस्टर के साथ मिलकर दिल्ली में वसूली रैकेट चलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अदालत ने बालियान को 2 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इस मामले में जहां दिल्ली पुलिस को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं, तो इस मामले में दिल्ली की राजनीति भी गर्मा गई है। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को घेरा है। दिल्ली में चुनाव के महज कुछ महीने ही बचे हैं। ऐसे में खुद बेदाग और ईमानदार बताने वाली पार्टी के विधायक की गिरफ्तारी से न सिर्फ आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है, बल्कि यहां की सियासत भी गरमाई हुई है। दिल्ली पुलिस द्वारा शनिवार को गिरफ्तार किए गए नरेश बालियान को कोर्ट में पेश किया गया और उसके बाद पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। नरेश बालियान पर गैंगस्टरों के साथ मिलकर दिल्ली में वसूली रैकेट चलाने का आरोप है। अन्वेषण में नंदू की आवाज की पुष्टि की जा रही है और नरेश बालियान के नंद साथ की इस रिकॉर्डिंग से संबंधित एक्सटॉर्शन से आ रही उगाही के अलावा क्या और भी किसी तरह के संबंध हैं और गतिविधियों में किस तरह से संबंधित है, इसका पता लगाया जाना, जिसके लिए प्रोफेशनल अन्वेषण जारी है। नरेश बालियान की गिरफ्तारी से पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली में गैंगस्टरों की मौजूदगी और उनके द्वारा की जा रही वसूली के लिए केंद्र सरकार पर सवाल खड़े कर रहे थे। लेकिन अब दिल्ली में उनके ही विधायक पर चलाए जा रहे वसूली रैकेट के पर्दाफाश के बाद से अरविंद केजरीवाल बचाव की मुद्रा में नजर आ रहे हैं, तो उनके ऊपर फेंके गए पानी के मुद्दे पर भी वो राजनीतिक षड्यंत्र की बात कह रहे हैं। इस मुद्दे पर भाजपा ने केजरीवाल पर पलटवार किया है और केजरीवाल पर सुर्खियों में बने रहने के लिए इस प्रकार की हरकतें करने का आरोप लगाया है। क्या ये वही आम आदमी पार्टी है जो राजनीति बदलने चली थी, खुद बदलती हुई नज़र आ रही है, जिनके अगर जो ऑडियो क्लिप अगर वो उसमें सच्चाई है तो आई थिंक ये बहुत डैमेजिंग है, डिस्टर्बिंग है। लाखों करोड़ों लोगों ने जिन्होंने इस पार्टी को बार बार मौका दिया। अरविंद केजरीवाल नाटक के किंग हैं। इस समय वो जिस प्रकार से दिल्ली की विश्वास खो चुके हैं, वो कोई भी नाटक कर सकते हैं। अभी उन्होंने कल मिनरल वाटर डलवा के एसिड जैसा दिखाने की कोशिश की। मुझे लगता है कि वो सारी साजिशों का हिस्सा है, उनका जांच हो रही है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में राजनीतिक सरगर्मियां तेजी से बढ़ गई हैं। दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में एक बार फिर से दरार पड़ गई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों ने ही अलग अलग चुनाव लड़ने की बात कही है। देश जनतंत्र है और स्वाधीन देश है, सबको अपनी अपनी यात्रा निकालने का अधिकार है। दिल्ली में कोई गठबंधन नहीं होगा। भाजपा में भी दिल्ली चुनाव से पहले बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी ने दिल्ली में संगठनात्मक बैठक कर रणनीति पर चर्चा की, तो साथ ही परिवर्तन यात्रा निकालने की घोषणा भी की है। दिसंबर के दूसरे सप्ताह में ये यात्रा प्रारंभ होगी। इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से दिल्ली की जनता अपना मन बताएगी कि हाँ, अब इस सरकार की रवानगी का टाइम आ गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले जहां इंडिया अलायंस में दरार पड़ गई है, तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर से अपने ही विधायक के वसूली रैकेट के चलते फंस चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और उधर महाराष्ट्र में महायुति की सरकार 5 तारीख को बनने जा रही है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री के नाम अभी तय होना बाकी है। राज्य के कार्यवाहक सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह द्वारा लिए जाने वाले फैसले के साथ हैं। उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर भी निशाना साधा और कहा कि जनता ने उन्हें विपक्ष का नेता बनने लायक भी नहीं छोड़ा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद सरकार गठन की कवायद जारी है। भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष ने शपथ ग्रहण की तारीख 5 दिसंबर तो बता दी है, लेकिन अब तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर साफ किया है कि मुख्यमंत्री पद के लिए पीएम मोदी और अमित शाह जो भी फैसला लेंगे उसका वे पूरा समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी बिना शर्त समर्थन दिया है और हर फैसले का पालन करेंगे। उन्होंने साफ किया कि जनता के हितों को प्राथमिकता देते हुए सरकार आगे भी काम करती रहेगी। जनता को जैसे सरकार चाहिए वैसे सरकार मिलेगा। मैंने बुधवार के दिन पूरी तरह मेरी भूमिका स्पष्ट की हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित भाई, भारतीय जनता पक्ष के अध्यक्ष नड्डा जी जो मुख्यमंत्री पद के बारे में तय करेंगे उसको पूरी तरह मैंने मेरा समर्थन दिया है। उसके लिए कोई किंतु परंतु नहीं है। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन दल महाविकास अघाड़ी पर निशाना साधते हुए कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विपक्ष को विपक्ष के नेता चुनने लायक भी नहीं छोड़ा है। शिंदे ने अपनी सरकार के कामकाज का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 2.5 साल में हमने कई विकास कार्य किए हैं। हमें क्या मिला?
और इससे ज़्यादा हम जनता को क्या देंगे, महाराष्ट्र को क्या देंगे। अभी हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई है क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने हमें भर भर के दिया है, अभी हमें उनका विकास करना है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद की रेस से अजीत पवार पहले ही बाहर हो चुके हैं। एकनाथ शिंदे बीजेपी के मुख्यमंत्री को समर्थन देने की बात कह चुके हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मुहर लगने की प्रबल संभावना बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चुनाव आयोग ने ईवीएम और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ सख्त हिदायत दी है। इसके साथ ही सैयद शुजा के खिलाफ मुंबई में फिर से एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली और मुंबई पुलिस इस मामले में सक्रिय रूप से जांच कर रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने सैयद शुजा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जो कथित तौर पर दूसरे देश में छिपा हुआ है। मामले को आगे बढ़ाने के लिए संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखा गया है। इसके अलावा चुनाव आयोग ने कहा है कि झूठे आरोप लगाने वालों और गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़े आपराधिक कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही जो भी ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाने या ऐसे मामलों को सनसनीखेज बनाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ भी कानून के तहत कदम उठाए जाएंगे। और नवंबर माह में 1.82 लाख करोड़ का जीएसटी संग्रह हुआ है। अप्रैल से लेकर अब तक 14.56 लाख करोड़ रुपए जीएसटी संग्रह हुआ। बीते साल के मुकाबले इस साल नवंबर महीने में जीएसटी संग्रह में 8.5% की बढ़त दर्ज की गई है। इस वित्त वर्ष में अब तक जीएसटी कलेक्शन में बीते साल के मुकाबले 9.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस बीच नवंबर महीने में कुल 19,259 करोड़ रुपए के रिफंड भी जारी किए गए। इस तरह से नवंबर में शुद्ध जीएसटी कलेक्शन 1.63 लाख करोड़ रुपए रहा, जो 11.1% ज्यादा है। उधर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मामले रोज सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़े कुछ और संतों को गिरफ्तार किया गया है, तो एक पत्रकार को भी हिरासत में लेकर छोड़ दिया गया। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार के खिलाफ भारत समेत दुनिया भर में इस्कॉन संगठन से जुड़े लोगों ने प्रार्थनाएं, सभाएं भी की हैं। तो भारत में इस प्रकार के अत्याचारों के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहे हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। उत्पीड़न और अत्याचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसके खिलाफ आवाज उठाने वालों को भी निशाना बनाया जा रहा है। एक हिंदू संगठन से जुड़े चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद से हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। इस बीच इस्कॉन मंदिर से जुड़े 2 और लोगों को गिरफ्तार किए जाने की बात सामने आई है। अभी तक बांग्लादेश में 4 ब्रह्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे एक इस्कॉन सेंटर में भी एक कल तोड़फोड़ हुई, तो ये दूसरी घटना है। एक शिवचर में मंदिर को तो बंद करा दिया था। वहीं शनिवार को एक महिला पत्रकार को भीड़ ने घेर लिया। भीड़ ने उनके साथ बदसलूकी की और उन पर भारत का समर्थक होने का आरोप लगाया। पुलिस ने पत्रकार को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि बाद में उन्हें शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया। इधर त्रिपुरा के परिवहन मंत्री सुशांत चौधरी ने आरोप लगाया कि अगरतला से कोलकाता जा रही एक बस पर बांग्लादेश में हमला किया गया है। यह घटना बांग्लादेश के ब्रह्मबारिया जिले के विश्व रोड पर घटी। बस जब जा रही थी तो एक ऑटो वहां पर आ गया, तो उसके थोड़ा सा उसमें एक्सीडेंट हो गया। तो उसको लेके मेरे ख्याल से जो मेरा पास इंफॉर्मेशन है, जो वहां पर बातचीत के बाद कोई मॉनिटरी उनको बेनिफिट देना था वो ऑटो वाले को, वो देने के बाद वो वहाँ पर कोई समस्या नहीं हुआ। उसके बाद वो ढाका में पहुँच गया, इतना खबर मेरा पास है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और उनकी सुरक्षा के लिए दुनिया भर के इस्कॉन मंदिरों में रविवार को विशेष प्रार्थना आयोजित की गई। We are deeply concerned about the situation of our devotees and other minorities in Bangladesh, and we request the world governments to come up and to discuss the matter with the Bangladeshi government so that the things can be settled out peacefully. भारत ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर बढ़ती हिंसा और बेतुके बयानबाजी पर चिंता जताई है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की अपील की है। जो वहाँ के कार्यकारी प्रधानमंत्री हैं वो कट्टरपंथियों की गिरफ्त में आ गए और जिस ढंग का हिंदुओं पे प्रहार हो रहा है ये मानवता के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र संघ को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए।
पिछले दिनों बांग्लादेश के सनातनी जागरण जोश संगठन के प्रवक्ता और पुंडरीक धाम के प्रमुख चिन्मय कृष्णदास को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसे लेकर बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस सरकार की खूब आलोचना हुई। हालांकि गिरफ्तारी के बाद बांग्लादेश की इस्कॉन ने चिन्मय कृष्णदास प्रभु से दूरी बना ली है। बांग्लादेश में इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग उठी थी, लेकिन वहां के उच्च न्यायालय ने इससे इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने घटती जनसंख्या दर पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर में गिरावट समाज के लिए ठीक नहीं है। आधुनिक जनसंख्या विज्ञान का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जब किसी समाज की प्रजनन दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज धरती से लुप्त हो जाता है। सरसंघचालक ने कहा कि जनसंख्या वृद्धि दर को सही बनाए रखना देश के भविष्य के लिए जरूरी है। नागपुर में कथाले कुल सम्मेलन में बोलते हुए भागवत ने सामाजिक संरचना की आधारशिला के रूप में जनसंख्या के महत्व को रेखांकित किया। केंद्रीय मंत्री और तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में कांग्रेस पर निशाना साधा है। तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी जिन वादों के नाम पर सत्ता में आई है वो पूरे नहीं किए गए हैं। कांग्रेस पार्टी जो दिसंबर 7 को जो गारंटीज के नाम पर अलग अलग तेलंगाना जनता को वादा करते हुए जो सत्ता में आए हैं, इसका 1 साल और 2-3 दिन में होने वाला है। कांग्रेस पार्टी सरकार आकर एक साल के अंदर जो वादा किया 100 दिन के अंदर 6 गारंटीज पूरा करेंगे, ऐसा वादा किया है। इसमें कोई भी वादा पूरा नहीं किया है। 90% जो वादा किया अभी शुरू भी नहीं किया है। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी 1 साल पुनः पूरा होने के संबंध में हम जो वादा किया है, जो नहीं किया है, इसका चार्जशीट तेलंगाना जनता की तरफ से हम आज पेश किया है। मध्य प्रदेश के इंदौर में विश्व एड्स दिवस पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभागृह में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शामिल हुए। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी यहां पर मौजूद रहे। विश्व एड्स दिवस के दिन एड्स के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए थीम सॉन्ग को भी रिलीज किया गया। इसके पहले केंद्रीय मंत्री ने एड्स जागरूकता को लेकर प्रदर्शनी का शुभारंभ और अवलोकन किया। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदर्शनी में एड्स जागरूकता को लेकर काम कर रहे प्रतिनिधियों से संवाद भी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने एड्स बीमारी से लड़कर जंग जीतने वाले अलग अलग राज्यों से आए लोगों का भी सम्मान किया। और उसके खिलाफ जो जंग चल रही है उसको डेडिकेट और रीडेडिकेट करने का दिवस है। और इसके साथ साथ ये रीट्रेन करने का है, फिर से लोगों को बताने का है कि एड्स को की रोकथाम के लिए हम सब लोग समर्पित हैं। और आज के दिन हम अपने आप को नई उत्साह, ऊर्जा, स्फूर्ति लेकर एड्स के रोकथाम में अपने आप को लगाएंगे। इसका देश के समर्पण के लिए यह दिन हमको ध्यान में रखना चाहिए। और भारत में HIV संक्रमण के नए मामलों की बात की जाए तो इसमें सालाना करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 39% रही है। और ये संभव हुआ है सरकार की बेहतर नीति, रणनीति और जागरूकता कार्यक्रम से। ये हैं मोना बलानी। मोना बीते 25 साल से HIV वायरस से संक्रमित हैं। HIV संक्रमण की जानकारी के बाद भी मोना घबराई नहीं और अपना इलाज कराया। नतीजा, आज मोना आम आदमी की तरह बेहतर जीवन जी रही हैं। हम जब अपना जीवन अंधेरे में जी रहे थे तभी एक रोशनी की किरण दिखी जब सरकार ने ये दवाइयाँ फ्री शुरू की, निशुल्क शुरू की। अब वो निशुल्क उपचार लेकर हज़ारों लाखों लोग अपनी ज़िंदगी अच्छे से जी रहे हैं। 2017 में वायरल लोड के लिए राष्ट्रीय नीति लेकर आया। अब हमें पता चल सकता है कि हमारे शरीर में वायरस की संख्या कितनी है। मोना अकेली नहीं है, उनके जैसे लाखों लोग HIV का इलाज कराकर सरकार की ओर से मिल रही मुफ्त इलाज की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं।
आई थिंक ये राइट्स पाथ लेने के लिए हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं नैको का कि उन्होंने हमारे अधिकारों के लिए बहुत काम कर रहे हैं ताकि हमारे अधिकार हम लोग ले पाएँ, चाहे वो सामान्य से जीने का अधिकार है या फिर हमारे को स्वास्थ्य का अधिकार है। आज उसी की वजह से हम लोग जो है सिर्फ ART ही नहीं और भी अगर कोई दिक्कत होती है तो हमारे को जो है आराम से हमारा इलाज होता है और जिससे हमारे को बाधा नहीं होती है। भारत सरकार का एक 1097 हेल्पलाइन है, उसके अलावा नैको ने, नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अपना ऐप बनाया है। वो सारा बहुत अच्छी जानकारी वहाँ पे मिलती है, जहाँ पे आप सिर्फ HIV के बारे में नहीं, उसके साथ STIs के बारे में भी जान सकते हैं। जानकार रहे, स्वस्थ रहे। केंद्र सरकार की बेहतर नीति, रणनीति और जागरूकता कार्यक्रम का ही नतीजा है कि बीते एक दशक में देश में HIV संक्रमण के नए मामलों में सालाना करीब 44% की गिरावट दर्ज की गई है, जबकि इसी दौरान वैश्विक स्तर पर यह गिरावट 39% ही रही है। बावजूद इसके किशोरों में HIV संक्रमण के मामले एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आ रहे हैं। 95% HIV संक्रमित लोगों को अपना HIV स्टेटस मालूम हो, उनमें से 95% लोग दवा ले रहे हों और उनमें से 95% की बीमारी पूरी तरह से कंट्रोल में हो। इन तीनों पैरामीटर्स पर जो एडोलेसेंट्स हैं वो एडल्ट से पीछे हैं, उनको एक सही प्रकार की केयर देना हमारी जिम्मेदारी है। देश में अभी 25 लाख से अधिक लोग HIV संक्रमित हैं। साल 2023 में 68,000 से ज्यादा नए संक्रमण के मामले दर्ज हुए। HIV संक्रमण का सबसे बड़ा जरिया इंजेक्शन से लिया गया ड्रग्स है। जाहिर है जागरूकता और बचाव से ही HIV एड्स से बचा जा सकता है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। और भारतीय रेल अपने यात्रियों को स्वच्छ और उच्च गुणवत्ता वाले बेडरोल उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर रेलवे के AC कोचों में यात्रियों को साफ चादर, तकिया और कंबल प्रदान किए जाते हैं। पहले कंबलों की धुलाई 3 महीने में एक बार होती थी, जिसे अब 15 दिनों में किया जा रहा है। रोजाना 1 लाख से अधिक बेडरोल की मैकेनाइज्ड धुलाई की जाती है। हर चादर और तकिया कवर को उपयोग के बाद धोकर और प्रेस करके पुनः इस्तेमाल के लिए तैयार किया जाता है। इसे लेकर DD न्यूज संवाददाता तापस भट्टाचार्य ने उत्तरी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय से खास बातचीत की। देखिए। क्या आपको पता है भारतीय रेलवेज में जो कपड़ा है, जो लिनन है, उसको कैसे धोया जाता है? बहुत बार बात की जाती है कि साफ नहीं है, सुथरा नहीं है, लेकिन आज हम पहुंच चुके हैं पता करने के लिए कि किस तरीके से इतनी बड़े रेलवेज में सफाई अभियान होता है, किस तरीके से साफ किया जाता है लिनन को, उसका जो कपड़ा है उसको साफ किया जाता है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इतना बड़ा एक इनका ये काम है, होता है, यहाँ पे सफाई होती है, पूरा वॉशिंग होता है, पूरा का पूरा एक सिस्टम है उनका प्लेस। और बात करने के लिए खुद मेरे साथ इस वक्त मौजूद है CPRO नॉर्दर्न रेलवेज के सर। सबसे पहले तो ये बताइए कि इतना बड़ा हम देख पा रहे हैं ये सिस्टम है प्लेस, यहाँ पे कितना क्वांटिटी इस वक्त आप लोग सफाई करते हैं एक दिन में? देखिए, उत्तर रेलवे द्वारा प्रतिदिन 1 लाख से ज़्यादा लिनन सेट साफ किए जाते हैं। तो आनंद विहार टर्मिनल स्टेशन पर हम प्रतिदिन 17,500 लिनन सेट्स प्रोवाइड करते हैं ट्रेन्स में। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स भी लगाई गई है। यहाँ पे वॉशर कम एक्सट्रैक्टर है, सुखाने की मशीन है, प्रेस का भी मशीन है। थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि ये जो पूरा सिस्टम है ये कितना टाइम लगता है एक लिनन को साफ होने? देखिए, सिर्फ धुलाई में उसमें 40 मिनट का समय लगता है। इसके बाद ड्राइंग होती है, ड्राइंग होने के बाद उनको आयरनिंग किया जाता है, प्रेस किया जाता है, इस्त्री किया जाता है। इस्त्री करने के बाद वाइटोमीटर पर टेस्ट किया जाता है उनकी वाइटनेस को। वाइटोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है सर बताइए कि कितना उसका पैमाना है? देखिए, मेहनत का फल है वाइटोमीटर। तो जैसे हम लिनन साफ कर रहे हैं तो लिनन में सफाई कितनी हो पाई है ये वाइटोमीटर बताता है। पूरा का पूरा प्रोसेस है इन लोगों का, सफाई से पहले पिक से लेने से, जो ट्रेन से लेना, उसके बाद यहाँ पे आके पूरी सफाई है, ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये उन्होंने लगा के रखा है। स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम है पूरे देश में, नॉर्दर्न रेलवेज में ये सारी सिस्टम, ये प्रक्रिया जारी है। आनंद विहार में है, निजामुद्दीन में है, और कोशिश की जा रही है कि इस जो पूरा सिस्टम है इसको और बढ़ाया जाए जिससे कि लोगों को सहूलियत मिले। तो कोशिश करती है कि किस अच्छे से अच्छे तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाया जा सकता है। क्या आप मोहित के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली।
और लक्ष्य सेन ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का पुरुष एकल खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में लक्ष्य सेन ने सिंगापुर के जिया हेंग जेसन को 21-6, 21-7 से मात दी। और प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा है कि सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों के लिए एक अच्छा अवसर है। यहां सभी खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलता है। बैडमिंटन को बढ़ावा देने के लिए और बैडमिंटन की जो हमारी प्रतिभाएं हैं इस खेल की, उनको आगे लाने के लिए, उनको विदेशी और देशी जो अच्छे हमारे खिलाड़ी हैं उनके साथ खेलता देखने के लिए ये टूर्नामेंट हर साल बहुत एक अच्छा अवसर है। हमारे यहाँ बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं बैडमिंटन के। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने भी बैडमिंटन खेल को अडॉप्ट किया हुआ स्टेट की तरफ से, तो ऐसे में बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। खेलों को तो प्रोत्साहन मिल ही रहा है, बैडमिंटन को और बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। इस क्षेत्र में हमारे जितने बच्चे हैं जो कि बैडमिंटन में रुचि रखते हैं, अच्छा खेलते हैं, उनको हम विभिन्न अवसरों पर टूर्नामेंट करा के मौका देते रहते हैं। और पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल बैडमिंटन प्रतियोगिता का महिला एकल खिताब जीत लिया है। आज खेले गए फाइनल में सिंधु ने चीन की वो लियो यू को 21-14, 21-16 से मात दी। और देश की सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और ओटीटी दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।